नमस्कार एंड वेलकम बैक। सभी के दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन है। ईरान का युद्ध चल रहा है। ये युद्ध बंद कब होगा और इसको जीतेगा कौन? बंद कब होगा ये बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको जीतेगा कौन? क्या ट्रंप जीतने वाला है? क्या ईरान जीतने वाला है? या दुनिया जीतने वाली है? और क्या ये युद्ध सिर्फ एक ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में है, या ये एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? आपको मालूम है, मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ, ओ जी वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से वैसे शायद 8-10 बार तो वो वर्ल्ड वॉर 3 करवा चुके हैं। 7-8 बार वो शी जिनपिंग को मरवा चुके हैं, और 3-4 बार वो दाऊद को मरवा दिया या किसी और को मरवा दिया। इससे ऊपर वो जा नहीं सकते। लेकिन आज हम फैक्ट्स पे बात करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या आगे हो सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं हमेशा मानता हूं कि 100% सटीक नहीं हो सकता। ये अनुमान है, ये कैलकुलेशंस है। सो प्लीज लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आज हमारे साथ रीना जी हैं। आपने पहले भी इनको हमारे शोज में देखा है। एंड बहुत ज्यादा एक कॉर्पोरेट की लेडी हैं। शी टॉक्स वेरी मच इन सेंस। कभी भी ये अपने आप से बाहर निकल के ओ ये होने वाला है अगले महीने, बस चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, हो गए जी हो गए, ऐसा कोई काम नहीं करती हैं। तो इसलिए आई लाइक हर स्टाइल। रीना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। Jai Shri Ram, Sumit ji. Thank you for having me once again. I hope your health is fine now. माई हेल्थ हैज रिकवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। आपने बहुत हेल्प करी है, सो आई कैन नॉट बी सेइंग लेस फॉर दैट। रीना जी, सीधा क्वेश्चन, क्या ईरान वॉर में किसी की जीत होगी और किसकी होगी? इसका जवाब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी एंड जो रियल सिचुएशन है उन सबको कंबाइन करके बताऊंगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन देश काल परिस्थिति। सो ये बेसिक रूल है, फोरमोस्ट रूल है। अगर हम इसको दिमाग में लेके चलें, सो ज्योतिष को जोड़ें, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को जोड़ें। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द ट्रांजिट्स, व्हाट्स हैपनिंग वेयर, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वो तो सब सुन ही रहे हैं अब हर रोज पता नहीं कितने वीडियोज में। सो आई विल नॉट मेंशन ऑल दैट, बट आई विल टेल यू द क्रक्स। नाउ द क्रक्स इज, जब भी वॉर्स होते हैं, जब भी लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, सो इन द लॉन्ग रन, टू बी वेरी फ्रैंक, नोबडी विंस। कोई नहीं जीतता वॉर में, कभी कोई नहीं जीता। जो जीता वो भी हारा, और जो हारा वो तो हारा ही है। So, if I talk about the philosophy behind this Iran-Israel-US war or any other war, the philosophy is a karmic connection or a karmic pattern. ये एक पैटर्न होता है जो हम जब हम पास्ट में हिस्ट्री में जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की भी हम हिस्ट्री देखते हैं कि किस साल में कब क्या हुआ, उसको जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है इट्स अ पैटर्न विच इज प्री डेस्टाइंड। इट्स अ प्री डेस्टाइंड पैटर्न। एंड जो हो रहा है और जो होगा आगे, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। nobody can change it, it has to happen like that. but the thing is, how much can we comprehend it? कितना comprehend कर सकते हैं, कितना उसको analyze कर सकते हैं, that depends upon your credibility, your expertise and your practice, whatever. Having said that, I will say इस war में मैं, अगर मुझे ये देखना है कि who's going to win, first I need to find out who's going to lose. Then only I'll be able to tell you who will be the winner. So यहाँ मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करूंगी, सुमीत जी। सो शॉर्ट टर्म में मुझे ईरान, ऑल द जीसीसी कंट्रीज, यूएई, all the Middle Eastern countries seem to be losing. They are losing on a lot of resources. They are losing on a lot of उनकी जो एक पूरे वो स्थापित थे, उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो हिल चुकी है, उनके रूट्स, उनकी फाउंडेशन हिल चुकी है. Yes, they are the short term losers, but the long term user will definitely be US. US लॉन्ग टर्म लूजर रहने वाला है इस वॉर में. बट सरप्राइजिंगली इजराइल, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि अब मरा कि अब मरा, बट इजराइल विल बी अ लॉन्ग टर्म लूजर, सॉरी लॉन्ग टर्म विनर. इजराइल विल बी विनिंग, एंड इजराइल विल बी विनिंग इन एवरी विच वे, हर तरीके से. अपनी फाउंडेशंस, अपने संस्कार, उनको भी वो आगे लेके जाएंगे. उसके साथ साथ जो भी कुछ वो खो रहे हैं उसको भी वो बिल्डअप कर पाएंगे. दे विल ऑल्सो बिल्ड अप वेरी गुड फ्रेंडशिप्स, very good alliances, and they will be building upon their technology and many other things which we feel कि Israel lose कर रहा है. But Israel will be coming as a surprise packet. Now एक कुछ और भी चीजें हैं जो उसमें विन करती दिख रही हैं. अभी मैंने कहा ईरान और जीसीसी कंट्रीज लूज कर रहे हैं, मगर ईरान का जो यूथ है, या ईरान का जो फाउंडेशन है, या जो हेरिटेज है, या जो विमेन है, दे विल बी विनिंग समवेयर. वहां पे वो विन कर रहे हैं.
So when we go to the, as I said in the beginning, कि philosophical side भी देखेंगे. हमने ये तो देख लिया कि मटेरियल साइड पे रिसोर्सेज लूज हो रहे हैं, बहुत सा पैसा उनका खर्च हो रहा है, बहुत सा इकोनॉमी वाइज वो नीचे आ रहे हैं. बट जो एक फैनेटिक और जो एक रेडिकल एटमॉस्फेयर में पूरा उनका जो सिटीजन्स रह रहे थे और जो वहाँ समहाउ सरवाइव कर रहे थे, उनके लिए इट विल बी अ ब्रीदर. And when will that breather come? That breather will come from June 2026. And I mentioned it long time back in, I think, 2 or 3 platforms earlier also. क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? क्योंकि ईरान की कुंडली का जो लगन है वो कर्क है, कैंसर. And कर्क is the exaltation sign for Jupiter. And Jupiter is just about to move in Cancer sign on 2nd of June 2026. So I'm not saying it will happen overnight, 2 जून को ही हो जाएगा, but हाँ, it will, Jupiter will stay there for 1 year, so that 1 year you will see that Iran का जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है. And in the favor of youth, in the favor of women, and as I said, it will be a sigh of relief and a breather for them. So that 1 year you will feel and see that Iran is changing. But the war, when we talk about the war, it's not ending. So when it's not ending, then what is happening? ये वॉर फेजेस में होगा. जैसे अभी जून के बाद मैंने देखा थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हुआ. क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए. इवन यूएस की इकोनॉमी बुरी तरह हिल चुकी होगी तब तक. तो वहां पे आपको एक सीज फायर जैसा दिखेगा. मे बी समबडी विल कम देयर, यूएस सेंट पर्सन ओनली, जो वहां पे आके उस रजीम को उस समय संभाल रहे होंगे, बट डेफिनेटली विल नॉट वर्क लाइक द वे इट हैज बीन वर्कड अपॉन बाय द रूलर्स अर्लियर. एक रेडिकल अप्रोच के साथ नहीं, एक बड़ी सोवरन अप्रोच के साथ काम शुरू होगा. बट अंदरूनी तौर पे अगर मैं देखूं तो ईरान खोखला होता जा रहा है, होता जाएगा. सो 2028 के बाद अगेन जीसीसी कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बुरा वक्त देखती हूँ. बीच में 1 साल थोड़ा ठीक दिखेगा, जिसमें ऐसा लगेगा शांति आ गई, सीज फायर हो गया, कभी कभी कुछ बीच बीच में फेजेस में आया, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि नहीं, बेटर सिचुएशन हो रही है. बट नो, इट्स एन इल्यूजन. इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड आफ्टर 2028. रीना जी, अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपने बोली हैं. अब इसको थोड़ा सा और इसको विस्तार में देखते हैं. आपने बोला कि शॉर्ट टर्म में ईरान जीसीसी कंट्रीज ये लूज करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ईरान जीतता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है, ये इस्लामिक मैडनेस है, ये ख़त्म हो जाएगी. वहाँ पे हो सकता है कि शाह आ जाए या कोई और अमेरिका का चूजन आदमी आएगा, तो वो आके थोड़ा सा शांति लेके आएगा कंट्री के अंदर. लेकिन आपने बोला युद्ध नहीं रुकेगा, युद्ध चलता रहेगा. क्या मैं इसको ये समझ सकता हूँ कि अगर अमेरिका का आदमी आएगा और ये अपनी रेडिकलाइजेशन को छोड़ रहे हैं, तो जो युद्ध है वो ईरान से नहीं, वो शायद हिजबुल्लाह से, या जो बाकी के जानवर इन्होंने खड़े किए थे खमीनी ने, क्या वो इस युद्ध को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि इस्लामिक जो इनका कैलिफेट बनाने का एक सपना है कि पूरे दुनिया को इस्लामिक करना है, वो ईरान से खत्म होकर वहां पर जो इस्लामिक पन है इनका, वो खत्म होकर वहां पे वो पर्शिया की तरफ जा रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं. हमने ऑलरेडी देख लिया, हिजाब को वहां पे आग लगानी शुरू कर दी है लोगों ने ऑलरेडी, अभी तो युद्ध बंद नहीं हुआ है. तो क्या ये जो बाकी के हाउतीज हैं और हैं, वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ईरान से नहीं होगा, या कुछ और होगा? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक समझा. दैट इज व्हाट आई मेंट. जो यूएस ने ये एक चिंगारी लगाई है वहां पे, वो वहां अंत नहीं हो रहा है उसका. इवन इफ ट्रम्प विल लूज हिज मिड टर्म इलेक्शंस, इवन इफ ही विल गो, एक बार जो ये सिचुएशन शुरू हो गई है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ये होनी है. लाइक व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि एक ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, कार्मिक शिफ्ट हो रहा है. सो दिस शिफ्ट इज समवेयर टेलिंग मी, एज पर द साइकिल, जो संवत्सर साइकिल होती है 60 साल की, हम उसे 20 में जो सेग्रीगेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका लास्ट 20 इयर्स चल रहा है, विच स्टार्टेड इन 2020. अब ये 2040 तक चलेगा. सो इन बिटवीन दिस साइकिल यू विल सी, जो वेस्टर्न साइड था वो उसका डाउनफॉल हो रहा है और ईस्ट उठ रहा है. तो उसमें जब ये ऐसी सिचुएशन आती है एंड सब कुछ ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, देन पहले जगह बनानी पड़ेगी, एक वैकेंसी बनानी पड़ेगी टू हैव द न्यू थिंग्स कमिंग इन. अगर नई चीजें लानी है तो पहले पुरानी चीजों को का खात्मा करना है, उनको हटा के जगह बनानी है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो जो रेडिकलाइजेशन है, या जो आपने जो दूसरे हिजबुल्ला और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज बताए या इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस बताए,
वो सब जब देखेंगे कि अच्छा यहाँ तो शांति आ गई, एंड दे डोंट वांट इट, एंड दे डोंट वांट ईरान, जो कि ईरान जो कि 1979 में एक प्री इस्लामिक कंट्री और बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही अच्छे ट्रेडिशंस, अच्छे हेरिटेज के साथ वाला कंट्री माना जाता था, उसको पूरा खराब कर दिया गया, पूरा एक रेडिकलाइजेशन से भर दिया गया। अब वो कंट्री दोबारा दोबारा उसका रीबर्थ हो रहा है, दोबारा वो रिवाइव कर रहा है। दिस इज समथिंग जो उनकी आंखों में खटकेगा। सो जो जितने भी वो नेबरिंग स्टेट्स, कंट्रीज, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दे विल बी एंटी ईरान। सो ईरान के साथ वो कुछ ना कुछ वहां इंटरप्शन, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करते रहेंगे, विच विल लीड टू अ बिगर ब्लास्ट और अ बिगर एक्सप्लोजन इन 2028, व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड, मिड 2028 के करीब। इसीलिए मैंने कहा कि वो जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो शांति आने नहीं देंगे, और आएगी भी नहीं। वो आगे जाके वो बहुत इट विल बी सेफ्टी हो, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, एवरीथिंग इज एट स्टेक। चलिए, यानी कि ये आप ट्रम्प बोल रहा है कि अगले 2 हफ्ते में मैं युद्ध बंद कर दूंगा। आपको दिखता है कि अगले 2 हफ्ते में युद्ध बंद हो जाएगा, या वो जो अपना जो वो वहां पर हासिल करना चाहता है वो खत्म करने के बाद वो निकल जाएगा, उसके बाद छोटी बहुत झटपड़े होते रहेंगी, लेकिन युद्ध बंद हो जाएगा 2 हफ्ते में? यू थिंक दिस अ पॉसिबिलिटी? देखिए, अगर ट्रम्प ऐसा बोल रहा है और ट्रम्प की कुंडली में उनका लगन सिंह लगन है, सिंह लगन में इस समय केतु बैठे हुए हैं, और इस जो उनकी सिचुएशन है, उनका राहु केतु जो है 4th और 10th हाउस में है, और उनकी अगर हम ट्रांजिटिंग कुंडली में देखें तो केतु लगन में और राहु 7th हाउस में है, तो ऑल द 4 केंद्रास ऑफ हिज कुंडली आर अफ्लिक्टेड राइट नाउ। He is not able to take right decisions, which I mentioned earlier so many times कि इक्लिप्स बॉन्ड है, और इक्लिप्सिस के दौरान उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो उनके डाउनफॉल का कारण बनेंगे। और अभी भी जो वो बोल रहे हैं, ही इज ऑन द क्रॉस रोड्स, बेसिकली ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, बिकॉज वो डूब रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका कंट्री जो पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दैट्स अंडर ट्रिमेंडस इकोनॉमिक डेट, फाइनेंशियल डेट, एंड ही इज थिंकिंग मैं किस तरीके से लोगों का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करूं। सो ही इज ट्राइंग टू, बिकॉज हिज इंटेलेक्ट इज वेरी हाई, मरकरी बड़ा अच्छा है उनका, बुद्ध अच्छा है। सो इस वजह से वेस्ट साइड में पूरा का पूरा हमारे डेटा सेंटर्स और हमारी कम्युनिकेशन और हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी चली गई, और फाइनेंस जो कि फास्ट था लेकिन इंटेंजिबल भी था। सो उस चीज को दिमाग में, ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज थिंकिंग कि मैं समहाउ डाइवर्जन करके लोगों के थॉट्स का और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लूं, बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। एंड वट एवर ही इज सेइंग, ही इज नॉट द पर्सन ऑफ हिज वर्ड्स, ही विल नॉट स्टिक टू इट। कोई युद्ध 2 हफ्ते में बंद नहीं हो रहा है, इट्स एन इल्यूजन ही इज क्रिएटिंग। चलिए, आपने बोल दिया कि 2 हफ्तों में युद्ध बंद नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान तो बोलता है कि हम बैरिएट कर रहे हैं। वो तो ईरान के साथ मीटिंग कर रहा है, इजिप्ट से कर रहा है, तुर्कियों को बुला लिया, और जब मीटिंग करने गए तो खुद ही अपने कंट्री में नीचे गिर गए। गिरे हुए लोग हैं, गिरना ही था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई हम मेडिएट करेंगे, हम युद्ध को रुकवाएंगे, और हम यूएसए और ईरान के बीच में समझौता करवाएंगे। आपको दिखता है कि पाकिस्तान ये करवा सकता है या करेगा? पाकिस्तान की कुंडली मेष लगन है, मेष लगन की कुंडली है, और इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं केतु उनके 5वें भाव में। तो केतु वहां पे है, पंचम भाव हमारा पास्ट लाइफ कर्मास, हमारे डेट्स को दिखाता है, वहां केतु आए हुए हैं। वो तो अपने जो पिछले कर्म उन्होंने करे हैं उसका भुगतान भोग रहे हैं। अब भुगतान भोगने की उनकी बारी है, वो चल रहा है उनका। एंड द काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर इन, द काइंड ऑफ इकोनॉमी दे आर इन, डू यू थिंक दे आर इन द कंडीशन टू मीडिएट? वो खुद को तो संभालने पहले, they are not in a condition to even take care of their own citizens, of their own military, of their own people. The kind of internal conflict, the kind of civil unrest they are facing right now, the kind of insecurities they are in, जो friends वो जिनको वो friends समझते थे, those friends have backed out. Right now Pakistan is in a very very helpless situation. So as per astrology, as per their charts, as per the planetary conditions, Pakistan is in no condition to help anyone. पहले वो खुद की तो मदद कर लें, they are helpless. एंड जो ये मीडिएशन वाली बात है, दिस इज अगेन अ वेरी बिग इल्यूजन। देखिए, राहु कुंभ राशि में आए हुए हैं, एंड इल्यूजन इज बीइंग क्रिएटेड, एंड दैट इल्यूजन इज बीइंग क्रिएटेड जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द नॉर्मल पीपल। ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एट द बैक एंड, बिकॉज आई थिंक इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, नेपच्यून शनि के साथ आए हैं तो सब कुछ हिडन हिडन होगा, बहुत हिडन होगा, सब पर्दों के पीछे से होगा एवरीथिंग। इनफैक्ट देखिए, आई सेड इन वन ऑफ द वीडियोस कि 21 मार्च को कुछ ऐसा शुरू होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच में, एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट कि कुछ तो हुआ नहीं। बट हाउ कैन यू से कि कुछ हुआ नहीं? थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग।
दैट इज और प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में हाउस में खड़े होकर 24 तारीख को 25 तारीख को बोल रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, बिकॉज समथिंग बिग इज कमिंग फॉर श्योर। चाहे वो काइनेटिक ड्राइव हो, काइनेटिक एक्शन हो, चाहे वो हिडन तौर पे, अंदरूनी तौर पे बड़े ही कोहर्ट ऑपरेशंस हैं, बड़े हिडन ऑपरेशंस हैं बाय आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज और व्हाटएवर, बट समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग, इट्स गोइंग ऑन। बिल्कुल, लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तभी मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में बोल दिया था कि नो एस्ट्रोलॉजर कैन बी वेरी वेरी एक्यूरेट, बट हाँ, एक कैलकुलेशंस हैं, थिंग्स मूव, पर उसके पीछे बहुत चीज़ें और भी हैं जो सामने नहीं आती। भाई अननोन गनमैन को क्यों भूल जाते हो? 21 मार्च बोला था तो उस मार्च को कुछ किया भी है काम। और सेकेंडली, जो हमारी जो मेन कोर कमेटी की टीम है उसके साथ मीटिंग्स 21 मार्च को ही शुरू हुई थी, और दूसरी 1 अप्रैल को या 31 मार्च को भी अभी हुई है। अच्छा, And just रीना to जी। add on to that, यस। I want to tell you, सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाने के लिए नहीं होता है, because we have to take care of the national security also. Here, what I'm speaking also, I have to be very careful about my words कि मेरे देश की national security hamper नहीं होनी चाहिए. So that is something we have to keep in mind, and whatever is happening at the back end, that is happening. वो तो planets कर ही रहे हैं, वो तो मैंने बोला predestined है, वो तो होके रहेगा. बिल्कुल सही है। अब आपने प्लैनेटरी आपने बोला चीज़ों को होके ही रहेगा। एक आदमी है जिसके बारे में मेरा बड़ा ही पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, मुज्तबा खमेनी। उनके पापा भी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैं उनकी तमन्ना करता रहा, मैं तो महादेव को बोला था कि मुझे इसका सर कटा हुआ देखना है, महादेव ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। अब उनका जो बेटा है, उसका क्या हुआ? उसकी कोई खबर नहीं है, वो कभी बाहर आया नहीं है। पापा के मरने के बाद 30 करोड़ जिहादी जो भारत में इल्लीगली रह रहे हैं, वो यतीम हो गए हैं। अब जो ये मौज तबा है, जिसका नाम वैसे मैंने रखा है मौज तबला, जबकि यहाँ पे इनके मौज और तबला दोनों ही अलाउड नहीं है इस्लामिक पागलपन के अंदर, लेकिन नाम में ही मौज तबला है। उसका क्या हुआ? और क्या वो इस वक़्त लीड कर रहा है कंट्री को, या कोई और लीड कर रहा है जो ये सारा युद्ध का माहौल है? हू इज़ लीडिंग इट? सी इस पे मैंने सुमीत जी बहुत रिसर्च नहीं करी है, बट अगर मैं जस्ट इफ आई टॉक जनरली एंड इफ आई टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजिट्स, द प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, तो मुझे लगता है दे आर ऑल इन द हाइड आउट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर मी, आप कहते हैं खमेनी इज डेड, बट समहाउ आई स्टिल हैव अ फीलिंग दैट ही इज हिडन, ही इज हाइडिंग समवेयर, ही इज इन द हाइड आउट। आई डोंट फील दैट ही इज, बट दे अपने आप को वो बचा के रख रहे हैं। आप जो मौज तबला की बात कर रहे हैं वो भी, और उनके फादर भी, दे आर इन द हाइड आउट, और बैक एंड पे वो इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू, कर नहीं पा रहे हैं, और उनके हाथ से चीजें निकली जा रही हैं। सो नाउ दे, वो भी ट्रम्प की तरह इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि कोई हमें इस समय मदद कर दे। चलिए, एक तो पता लग गया कि वो हिडन वे में कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखता है कि अगले 1 या 2 महीने में या जून से पहले-पहले रेजीम चेंज हो जाएगा, जो अल्टीमेट एम है इज़राइल का भी और यूएसए का, कि जो ये इस्लामिक जो मैडनेस है, रेडिकलाइज़ेशन है, इससे कंट्री को बाहर निकालने के लिए किसी इंसान को बिठाया जाए। मुझे लगता है मोदी जी बैठ जाएँ या सुमित जैन बैठ जाए या रीना जी बैठ जाएँ, वो बेटर है, बजाए कि ये जो मौज तबला है, ये वहाँ पे बैठकर पूरे कंट्री में जो तबला बजा रहा है, ये कंट्री का बुरा हाल कर रहा है। आपको लगता है कि रेजिम चेंज वहाँ पे अल्टीमेटली अगले 1-2 महीने में हो जाएगी और शांति की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ ईरान जाना शुरू होगा जैसे पहले था? बिल्कुल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला, जून में बृहस्पति उसके लगन में आ रहे हैं, ईरान की कुंडली के लगन में आ रहे हैं, और जब बृहस्पति किसी भी कुंडली के लगन में आते हैं तो दैट मीन्स दैट जुपिटर इज ब्लेसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस ऑफ दैट कुंडली। लगन मतलब सेल्फ, और वो उसको एस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस जो धर्म का घर है, धर्म, हेरिटेज, मेरा कल्चर, मेरे संस्कार, एंड 5th हाउस इज योर स्किल्स। तो कहीं ना कहीं वो तीनों के तीनों जो हाउसेस हैं वो कनेक्ट होंगे उस जुपिटर से। सो ईरान में उस समय मुझे रजीम को कुछ कोई होल्ड करता हुआ दिखता है, और वो पर्सन विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी सोवरन, और वो यूथ को और महिलाओं को, वहाँ की जो विमेन है और जो भी वहाँ के लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको एक फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स देगा। बट सिविल वॉर और इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो शिया सुन्नी के हैं, वो जो कि अभी कहीं ना कहीं दब गए हैं, क्योंकि शिया सुन्नी इस समय दे आर कंफ्यूज, जो सिचुएशन चल रही है, वेदर टू लुक अपॉन देयर कंट्री और टू लुक अपॉन देयर फैमिलीज। दोनों में वो वे आउट नहीं कर पा रहे हैं कि किसका पहले ध्यान रखें।
तो अभी तो वो फंसे हुए हैं वॉर में, लेकिन जैसे ही सब शांति वांति आएगी अगेन दैट थिंग विल इरप्ट, और वो अपने आप इरप्ट नहीं होने वाली है, दैट इज इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। वो एक्सटर्नल पार्टीज इंड्यूस करेंगे। तो ईरान को अगर कोई लीडरशिप मिल भी जाती है, लेट्स से आफ्टर जून ऑफ 2026, तो भी ईरान में शांति शांति जैसा नहीं होगा। इस जो अभी सिचुएशन है उससे बहुत रिस्पाइट है, लेकिन इंटरनल कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ स्पार्किंग होती रहेगी। और जो अभी हमने बात करी, जो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस और नेशंस हैं आसपास के, वो भी छेड़ते रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे ये तो रेडिकलाइजेशन से दूर जा रहा है, इट्स गोइंग बैक टू इट्स रूट्स एंड दे डोंट वांट इट। सो दैट्स व्हाई वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की, कॉज करने की कोशिश करेंगे। सो बिल्कुल शांति ईरान में नहीं आ रही है, बट इन द लॉन्ग रन अगर मैं आपको एक साल देने की कोशिश करूं, तो आफ्टर 2035 आई सी ईरान गोइंग बैक वेरी ब्यूटिफुली टुवर्ड्स इट्स रूट्स। और पर्शियन उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन से, वैदिक से ईरानियन कल्चर बहुत मैच करता है, जुड़ता है। डोंट यू फील कि जो ईरान है, जैसे अभी अभी बोला कि वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन आएगी, क्योंकि ईरान बेसिकली एक शिया कंट्री है, वहाँ पे सुन्नियों की जो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आपको नहीं लगता जी। कि हो सकता है कि वहाँ पर जो ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं, जिसको पिछले 47 ईयर्स में खमेनी ने खड़ा किया ये पागलपन के ऊपर, अब उसमें से कई लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। तो जो छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने हिजाब को आग लगा दी, वो दे आर बिकमिंग प्रोग्रेसिव नाउ। क्या आपको नहीं लगता कि जो रेडिकलाइज्ड हैं और जो प्रोग्रेसिव हैं, इनके बीच में लड़ाई होती हुई दिखाई देती है, इंस्टेड ऑफ शिया सुन्नी? जस्ट टू गिव अ करेक्शन। Exactly, exactly. That's what I meant, and you corrected it pretty well. Because as I always say, I'm not an analyst, I'm an astrologer. तो वहाँ जो internal conflicts दिख रहे हैं, जो आपने अभी mention किया, that could be the reason, जिसकी वजह से होगा। And also, बड़ी सरप्राइजिंग एक चीज और मुझे नजर आती है कि अगर हम थोड़ा सा ईरान से बाहर जाएं और देखें, क्योंकि इसराइल भी इन्वॉल्व है, और इसराइल की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो इसराइल विल बी टेकिंग ओवर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो कहीं इन्वेड हो जाएगा, विल बिकम अ पार्ट ऑफ इजराइल। एंड कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ पावर टू इजराइल। एंड इजराइल अगेन अपने ट्रेडिशंस को, अपनी परंपराओं को बहुत लेता है। और इजराइल और ईरान जो इस समय लड़ रहे हैं, वो मुझे लॉन्ग टर्म में, लाइक आई सेड 2035, ऐसा लगता है कि भारत, इजराइल, ईरान, दे विल बी ऑन द सेम प्लेन, सरप्राइजिंगली। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खुद कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि ईरान के जो लोग हैं, मैं बहुत बिजनेस किया मैंने ईरान के लोगों के साथ, बहुत ही बढ़िया लोग हैं वहाँ के। दे आर वेरी जेन्युइन पीपल। और कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके पास चार चार बीवियां हैं और 20-20 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही बीवी है और एक या दो बच्चे ही होते हैं इनके। और ये जो पागलपन है, ये भारत भारत में जो ये अननेसेसरी अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, भटके हुए हिंदू बोल सकते हैं इनको, इन्हीं को आग लगी है चार चार बीवियों की। वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बिकम बेटर। एंड इसराइल एंड ईरान कभी भी दुश्मन नहीं थे, ये दुश्मनी बाद में क्रिएट करी गई जब वहाँ पर ये इस्लामिक मैडनेस आया है। अच्छा, एक और जी। क्वेश्चन कि अभी बड़ा एक हॉट है कि अमेरिका ने बोल दिया कि मैं नेटो को छोड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि अमेरिका नेटो को छोड़ देगा? क्योंकि नेटो को छोड़ने का मतलब है कि आप लिटरली यूरोप को फ्री फॉल के लिए आप छोड़ रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल अंडर द गाब ऑफ ईरान वॉर? सी मेरे लिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या यूएसए नेटो को छोड़ रहा है, लेकिन ये बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट इसी वर्ष, इसी साल 2026 में, आफ्टर अगस्त, यूके एंड यूरोप इज इन ट्रबल, इज इन डीप ट्रबल। यूके तो बल्कि मैं अगस्त थोड़ा ज्यादा ही बोल गई, आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स यूके विल बी इन ट्रबल, अ लॉट ऑफ ट्रबल इज सीन देयर। वहां भी ऐसी वॉलेटिलिटी, वहां भी ऐसी आगजनी, सड़कों पे लोगों का उतर आना, झगड़े होना, रेवोल्यूशंस होना, प्रोटेस्ट्स होना, दैट इज गोइंग, वी ऑल विल सी दैट 2026 में ही देखेंगे, दैट इज देयर। अच्छा, एक लास्ट लास्ट चीज, नॉट लास्ट चीज, सेकेंड लास्ट चीज, जो ये ऑयल के प्राइसेस हैं अभी इतने बढ़ रहे हैं, यू फोरसी अकॉर्डिंग टू द स्टार्स दैट ये ऑयल के प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे या बढ़ेंगे, या ये इकोनॉमीज हैं वो इफेक्ट हो जाएंगी? क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इससे। यू फील कि भारत के ऊपर जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू होगा, बढ़ेगा? हाउ डू यू फोरसी थिंग्स ऑन दैट? भारत के लिए और भारतीय लीडरशिप के लिए, सुनिए सुमीत जी, अगर आपने नोटिस करा हो तो हमेशा ये कहा जाता है कि एडवर्सिटी में वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं।
सो जब ये एडवर्स सिचुएशन आई है, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल करना है तो जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या बाहर हमारी डिपेंडेंसी है, उसको हम अपने ही देश में क्यों ना ढूंढें। So which has already, I have mentioned it somewhere, I think I on my own platform also, that Godavari basin and Andaman and all, हाँ काम शुरू भी हो चुका है, but that's not going to overnight नहीं हो रहा है, या अभी ये सिचुएशन आ रही है तो अभी इसी साल ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक गुड 3 to 4 years एटलीस्ट मिनिमम। लेकिन तब तक क्या, तब तक इकोनॉमी फॉल कर रही है, क्या घरों में एलपीजी नहीं आएगा या खाना नहीं बनेगा, क्या ऐसी सिचुएशन होगी? तो फॉर दैट आई विल से फर्स्ट थिंग, वी हैव गॉट इनफ रिजर्व्स। पहली चीज, हमारे पास इनफ रिजर्व्स हैं। जो मोदी जी जो अलग अलग देशों में इतने सालों से ट्रैवल कर रहे थे और लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो घूमते ही रहते हैं, सो नाउ इज द आंसर फॉर दैट कि वो क्यों घूम रहे थे। बिकॉज द काइंड ऑफ कनेक्ट्स ही हैज मेड, द काइंड ऑफ उनकी कुंडली बताती है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग ability and capability. His kundli has a strong capability of that. तो जो उन्होंने किया, and that was highly important, and why he was doing it, to prepare the country for such situations. जैसे unprecedented times में हम बैठे हैं, उसके लिए preparation थी। नहीं तो मजाल थी किसी की वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप्स निकाल देता, जिस सिचुएशन में जो सिचुएशन उस समय आई थी। बट इंडियन शिप्स निकले और तेल आया। सो ऑयल एंड गैस हमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत जो इंटरनल ग्रुप्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस का हमेशा फायदा उठाते आए हैं, वो तो फायदा उठाएंगे ही, जिसकी वजह से महंगाई होगी, जिसकी वजह से वो स्टैक कर लेंगे बहुत सारे गैस को और ऑयल्स को, और फिर ज्यादा दामों पे बेचेंगे, which will be caught in the future. पकड़े जाएंगे and the action will be taken against them. लेकिन हाँ, आम जनता, आम पब्लिक तो सफर करी गई, उनके लिए तो महंगाई बढ़ी गई। तो इन्फ्लेशन और महंगाई डेफिनेटली बढ़ेगा फॉर लेट्स से 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छे नहीं देखती हूँ, इवन फॉर भारत। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप मुझसे पूछे तो ऑयल और गैस, ये दोनों ही चीजों पे से डिपेंडेंसी हटेगी, बिकॉज वी विल बी गोइंग मोर ग्रीन, वी विल बी गोइंग मोर इको फ्रेंडली होंगे। सो we will be able to survive very well, and in the long run comparatively Bharat will be doing very very well. चलिए, मैं ये बोल सकता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर कि भारत की तरक्की होने वाली है। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछता हूँ कि चाइना का रोल आपको क्या दिखता है ईरान वॉर के अंदर? बिकॉज चाइना ने अभी अभी पूरी शिप्स भेजी हैं भर के ड्रोन्स की और बैलिस्टिक मिसाइल्स की ईरान के पास। इवन कि जब वहाँ पर जो चिप्स की ज़रूरत थी, वो भी चाइना ने पूरी अपनी फैक्ट्री लगा ली है चिप्स की ईरान के अंदर, ताकि वो अमेरिका को लंबे युद्ध के अंदर वो धकेल सके। आपको लगता है कि चाइना इसमें जीतता हुआ दिखाई देता है कि ईरान को लंबे वॉर में डाल दिया? वैसे तो आपने बोल दिया कि जून तक सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आफ्टर दैट इंटरनल रिफ्ट होते रहेंगे, अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, बट चाइना का रोल एंड चाइना का आगे क्या होगा? देखिए, चाइना तो हमेशा से सुपर पावर बनना चाहता है, और ये जो भी अभी वॉर हो रहा है, एज एन एनालिस्ट, एज अ पर्सन हु इज डाइविंग डीप इनटू इट, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा दैट चाइना इज इन शैडो वॉर्स। चाइना कभी भी सामने आके नहीं लड़ता है, वो शैडो वॉर में हमेशा हेल्प करता है। तो पाकिस्तान की भी हेल्प करी, अब ईरान की भी हेल्प करी, क्योंकि चाइना भारत के भी अगेंस्ट है, यूएस के भी अगेंस्ट है। सो यस, दैट इज हैपनिंग, और वो ये प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं कि यूएस किसी तरीके से हार जाए और पीछे हट जाए। वहां कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे दिखने में कि चाइना विल बी लाइक अ विनर, जीत ही रहा है उस चीज में, बट इंटरनली जो वो पोजीशन चाहता है लॉन्ग टर्म में, उसको नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि वो सुपर पावर बनना चाहता है, भारत ग्लोबल पावर बनना चाहता है, जहां पर आप भी एक पिलर हैं, हम भी पिलर हैं। आप अपनी कंट्री की तरक्की कीजिए, हम अपनी तरक्की कंट्री में तरक्की करते हैं। लेकिन राइट, चाइना बोलता है मेरी ही तरक्की, जैसे पहले बोलते थे हम रिलायंस के लिए कि पापा का सपना सबका पैसा अपना, वो वाला चाइना का भी वही रोल है कि उनका सपना है कि सारी दुनिया की जो ज़मीन है वो भी मेरी, पैसा भी मेरा, ट्रेड भी मैं ही करूं और बाकी सिर्फ मेरे लिए काम करें। इसलिए उन्होंने हर कंट्री में एक एक गद्दार पैदा किया हुआ है। चाइना ने भारत में कौन सा गद्दार पैदा किया है आपको मालूम है? एक ही गद्दार है जो पूरे भारत में भारत तोड़ो यात्रा करता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं जाता, क्योंकि उसने ऑलरेडी चाइना को लिख के दिया है कि ये पार्ट मैं आपको दे दूंगा, बस मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी जो उसको पीएम बोलते हैं कि राहुल गांधी तो जी पीएम मटेरियल है। पीएम का मतलब कांग्रेस के अंदर है परमानेंटली मेंटल, तो उनका ऑलरेडी वो पीएम बन चुका है।
जो चाइना का भी वही फेवरेट है। रीना जी, आज हमने बहुत मुद्दे लिए, मुद्दे मेरे पास और भी बहुत मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट आई थिंक ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है मेरे ऑलरेडी, मुझे मालूम है आपकी एक अपॉइंटमेंट भी है अभी, तो मैं अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। What I like about you in doing these shows is कि बहुत ज़्यादा जागरण नहीं है, बहुत कॉर्पोरेट, बहुत ज़्यादा जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं उन सबको एनालाइज करके जैसे आप प्रेजेंट करती हैं बहुत सिंपल वे में, दिस इज समथिंग विच आई लव अबाउट दिस शोज विद यू, एंड सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, एंड लेट्स सी, जून दूर नहीं है कि जहाँ पर एक नया एक लीडर ईरान के अंदर आता हुआ दिखाई देता है जो कि भारत के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर शांति लेके आने की कोशिश करेगा, और वहां पे जब शांति आएगी तो भारत में भी शांति आती हुई दिखाई देती है, बिकॉज पिछले 47 ईयर से ईरान से बहुत ज़्यादा फंडिंग भारत में आई रेडिकल एलिमेंट्स को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। अब जब वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स खत्म होंगे, वहां से फंडिंग बंद होगी, सपोर्ट बंद होगी, तो भारत में भी थोड़ी सी शांति आने की उम्मीद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रेना जी, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड मैंने पहले आपको एक बोला था कि आपने जो एक विश दिया है कि भारत की तरक्की होने वाली है, हम एक ऐसा महान काम करेंगे कि भारत की तरक्की और तेज होगी, बस उसके लिए दोबारा से आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू, जय हिंद, Thank जय सिया राम। Thank you so much. Thank you so much. जय हिंद and जय सिया राम. And like you said very correctly कि आपके पास और भी मुद्दे हैं. Even I have lots to talk about for the future जब राहु की महादशा शुरू होगी 2032 में, क्योंकि उसके बाद तो हमारा गोल्डन पीरियड शुरू होगा. अभी तो मंगल की महादशा चल रही है, तो yes, lot of fire, lot of action and lot of drive going on, which is again for the good, क्योंकि सिर्फ wars ही नहीं हो रहे हैं. जब मंगल की दशा है तो कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या डेटा में, डेटा सेंटर्स को लाने में, हर चीज के लिए ड्राइव चाहिए. सो वो मंगल प्रोवाइड कर रहा है, फास्टनेस, जल्दबाजी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमने शायद पिछले कुछ सालों में हम, इनफैक्ट मोदी जी से पहले अगर मैं बात करूं तो बड़े हम कुछ भी नहीं कर रहे थे उस तरफ कोई एक्शन, कोई प्रोग्रेशन नहीं था. सो जो हमारा प्रोग्रेशन शुरू हुआ वो बहुत फास्ट था, एंड दैट्स गोइंग टू speed up more and speed up in a very amplified manner when Rahu Mahadasha will start. So let's hope for the best, and thank you so much once again for having me. थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम। Namaskar, Jai Hind, Jai Siya Ram.